बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स में बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि पिछला लेक्चर आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना होगा। आज हम उसी लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करेंगे, लेक्चर नंबर 3 को। उसमें मैंने आखिरी ग्रेविटी का जिक्र किया था, ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या होता है गैसेस पे। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे कि बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी मैटर का बिहेवियर अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन क्या होता है। यानी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो कि बहुत ही एक डिफरेंट किस्म की कंडीशन है किसी मैटर के लिए, तो उस वक्त उनका बिहेवियर क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप पिछले लेक्चर के लास्ट पार्ट को अगर गौर से देखें तो वहां मैंने एक बात बताई थी कि हाइड्रोजन स्टैटिक इक्विलिब्रियम बताई थी, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मैंने बताई थी। उसमें मैंने एक बताया था कि जो ये आपके स्टार्स होते हैं, यानी सन जैसे हो गया हमारा सूरज, बहुत सारे स्टार जो हमारी इस यूनिवर्स में मौजूद होते हैं, उसके अंदर बेतहाशा फ्यूजन रिएक्शन हो रही होती है। फ्यूजन रिएक्शन उनके अंदर हीट पैदा करती है और उनके अंदर जो गैसेस हैं वो बाहर की तरफ आने के लिए मजबूर होती है ये। लेकिन ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी कौन प्रोड्यूस करता है? मैटर प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था, इनफैक्ट फर्स्ट लॉ कह रहा हूं, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो ग्रेविटी होती है ये मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ग्रेटर इज द मैस, मोर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने मैसेज बड़े होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी बड़ी होती जाएगी। सो ये मैस में ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है जो क्या कर रही है, जो अंदर की तरफ स्क्वीज कर रही है, जबकि गैसेस बाहर की तरफ निकलने को बेताब है। तो नतीजा इन्होंने एक खास शक्ल दी हुई है स्टार्स को। अगर किसी तरह से कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि अंदर की गैसेस, जो अंदर का जो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, पता नहीं कितने मिलियन केल्विन टेम्परेचर पैदा कर रही है, सो वो अगर खत्म हो जाए, यानी आप समझ लें कि हमारे स्टार्स का ईंधन खत्म हो जाए, जो कि होता रहता है। हमारी कायनात में कितने स्टार्स हैं जिनके जो है डेली हर दिन में लाखों करोड़ों स्टार्स ऐसे हैं जिनके ईंधन खत्म हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस नए स्टार्स कर लेते हैं। सो अब क्या हुआ कि अगर ये खत्म हो जाए तो ग्रेविटी सिर्फ एक रह जाती है। वो ग्रेविटी क्या करती है, वो पूरे मैटर को स्क्वीज कर लेती है और स्क्वीज करके उसको एक खास शक्ल दे देती है, यानी उसको दबा देती है, उसकी डेंसिटी को इंप्रूव कर देती है, बहुत डेंसिटी उसकी जो हाई हो जाती है। सो आज हम इसी तरह की अगर फिजिकल कंडीशन आ जाए तो हम ये पढ़ेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे कि ऐसी कंडीशन में फिर हमारे कोई गैस लॉ नहीं लगते, ऐसी कंडीशन में फिर हमारे क्वांटम फिजिक्स के लॉज लगते हैं, यानी ये तमाम लॉज हमारे जो हैं ये फेल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, डीजेनरेट मैटर, ये जो मैटर आपके पास मौजूद है अंडर वेरी स्वीयर सर्कमस्टांसेस, ये बिगड़ जाता है मैटर। फिर वो मैटर की वो पुरानी शक्ल नहीं रहती जो रहेगी। फिर मैंने कहा है कि इसमें फिर वो वाले लॉज नहीं लगते जो आमतौर पे हम लगाते हैं। डीजनरेट आमतौर पे कहा भी जाता है बिगड़ा हुआ मैटर, आमतौर पे जैसे इज अ डीजनरेट मैन, वो इथिकली ही इज अ डीजनरेट मैन, यानी वो इखलाकी तौर पे गिरा हुआ आदमी है। तो एक मैटर में भी गिरा हुआ मैटर, यानी ऐसा मैटर कि जिस पे कोई एक्सट्रीम कंडीशन लग चुकी है हमारे पास। ये एक्सट्रीम कंडीशन आपको समझा दी मैंने। अब जो नया मैटर हमारे पास बन चुका है ये बिल्कुल एक ऐसा मैटर है जो कि आमतौर पे हमारे पास मौजूद नहीं होता, तो उसमें फिर आपके ये लॉज नहीं लगते। फिर आप इसमें आगे जाकर ये सुपर फ्लूइडिटी के बारे में पढ़ेंगे, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ये तमाम चीजें फिर उन क्वांटम लिहाज पे वो चीजें पैदा हो जाती हैं हमारी सारी की सारी। तो इन जगहों पे पॉली एक्सक्लूजन जो हमारे पास एक फिनोमिना है वो लगता है। पॉली एक्सक्लूजन फिनोमिना क्या है स्टूडेंट्स? डीजनरेट मैटर, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिहाज से डीजनरेट मैटर हैपेंस, यानी डीजनरेट मैटर तब आपके पास होता है व्हेन ग्रेविटी स्क्वीजेस एटम। जब ग्रेविटी, वो अभी थोड़ी देर पहले मेरा डायग्राम था, स्क्वीज करती है एटम को सो टाइटली, बड़े जोर से,
अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, और प्रेशर बड़ा हाई होता है, और ये स्टार में होता है। आमतौर पे स्टार का मास बहुत बड़ा होता है, जिसका मास बड़ा होगा ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो ये आमतौर पे स्टार्स में, बड़ी बड़ी बॉडीज में होता है। दैट दे कैन चेंज फ्रॉम देयर नॉर्मल स्टेट, वो अपनी स्टेट को तब्दील कर लेते हैं। आमतौर पे स्टूडेंट्स, जब भी मैटर डीजनरेट होता है ना, आप लोगों ने एक बात तो पढ़ी है, ये एटम्स जो हैं, ये एटम्स किस चीज से बने हुए होते हैं? एटम्स के अंदर जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो अपनी जो उनकी अपनी स्टेट में जो उनकी एनर्जी है, एनर्जी के हिसाब से वो क्या मूवमेंट उनकी जारी होती है। लेकिन जब आपके पास एक्सट्रीम प्रेशर ग्रेविटी का अप्लाई होता है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी प्रेस होके ना बिल्कुल न्यूट्रॉन के साथ जुड़ जाते हैं, यानी इतने करीब आ जाते हैं न्यूक्लियस के। अब क्या होता है, हमारे पास ये हाई प्रेशर कायम रहता है, वो ऑब्जेक्ट भी हमारा जो है वो स्मॉल हो जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन सारे मिलकर ना काउंटर एक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं उसको, यानी आप ये देखें कि ग्रेविटी जो है वो अंदर की तरफ लग रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स है वो उसको क्या करने की कोशिश कर रही है, बाहर की, वो काउंटर एक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो मजीद उसको दबाने से जो है वो क्या कर रही है, रोक रही है। सो ये एक फिनोमिना है जो कि हमारे पास आमतौर पे डीजनरेट मैटर में होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन की जो रेजिस्टेंस होती है, जो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है, यानी ये ग्रेविटी अंदर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन की रेजिस्टेंस जो है हमारे पास बाहर की तरफ होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की रेजिस्टेंस को डीजनरेसी प्रेशर भी कहा जाता है, जो कि ये काउंटर एक्ट के तौर पे सामने आता है, जो उस ग्रेविटी को मजीद जो है वो प्रेस करने से जो क्या करता है वो रोक लेता है। आमतौर पे ये तमाम चीजें हमारे पास या तो डॉर्फ प्लैनेट, ये सॉरी न्यूट्रॉन स्टार्स में होती हैं या वाइट डॉर्फ में होती हैं हमारे पास। सो अब मैं चाहूंगा कि उनको भी हम थोड़ा थोड़ा यहां स्टडी करें। स्टूडेंट्स, वाइट डॉर्फ्स, डॉर्फ वैसे बोनो को कहा जाता है, छोटे। तो वाइट डॉर्फ एक्चुअली, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं डीजनरेट मैटर के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जब अंडर स्फीयर कंडीशन आ जाए, जैसे ग्रेविटी हावी हो जाए, सो वो ग्रेविटी क्या करती है, वो उस स्टार को या सन को, व्हाटएवर जो भी है, वो उसको स्क्वीज करती है, और उसको काउंटर जो करता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। आमतौर पर आपकी ऐसी तमाम स्टार्स विद लो मास, लो टू इंटरमीडिएट मास स्टार, बल्कि ये के जो रेमनेंट्स होते हैं, यानी जो बाकियात होती हैं हमारे पास, ये उनसे जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है। जैसे हमारा सूरज, ये इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। हमारा सूरज लो मास में आता है, लो मास में। तो इसका मतलब है कि एक दिन आएगा, वैसे आमतौर पे हमारे सूरज की जो लाइफ स्पैन है वो, उसमें 10 बिलियन साल इसने लेना है, 10 बिलियन साल इसने जिंदा रहना है, क्योंकि इसके अंदर इतनी फ्यूजन रिएक्शन है कि 10 बिलियन साल, यानी 10 अरब साल रहेगा, और 4.6 बिलियन इसके गुजर चुके, यानी 5.4 बिलियन इसने अभी जिंदा रहना है। तो उसमें हो क्या रहा है, वो अंदर की फ्यूजन है वो चलती रहेगी। व्हेन वंस फ्यूजन इज ओवर, जब इसके अंदर जो फ्यूजन हो रही है, जो उसके कोर में हो रही है, वो वंस इट इज ओवर, तो फ्यूजन अक्सर में कर क्या रही होती है कि वो आपके स्टार्स को बाहर की तरफ पुश कर रही होती है, यानी जितने गैसेस होती हैं वो हीट की वजह से बाहर पुश कर रही होती है, और बाहर ग्रेविटी उनको अंदर की तरफ जो है वो पुल कर रही होती है। तो इसने एक सूरज को, हमारे स्टार को एक खास शक्ल दी हुई है। वंस दिस इज ओवर, यानी जब हमारे पास ये इसकी फ्यूजन रिएक्शन अंदर से, यानी जो अपने हाइड्रोजन एटम्स अंदर मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके हीलियम एटम्स बना रहे हैं, वो जब ओवर होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये ग्रेविटी इस पे हावी हो जाएगी, और जब ग्रेविटी हावी हो जाएगी, स्क्वीज होना शुरू हो जाएगा, इतना स्क्वीज होगा कि मैटर के अंदर मैटर घुसेगा कि वो जो छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाए, तो हमारे जो एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है, अपनी एनर्जी स्टेट्स में घूम फिर रहा होता है, तो वो भी रुकना बंद होके, यानी वो एक उसके अंदर मूवमेंट कम हो जाएगी, और नतीजा क्या होगा कि वो भी स्क्वीज हो जाएंगे और न्यूक्लियस के पास जाके कंप्रेस हो जाएंगे।
और जब सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो वो एक बाहर की साइड पे फोर्स इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे मिलकर, वो उसको काउंटर बैलेंस करेंगे, किसको? ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त जो अनोखी शक्ल बन चुकी होगी उसको व्हाइट डॉर्फ कहा जाता है हमारे पास। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास प्रेशर लगाता है इसे इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर भी कहा जाता है। सो व्हाइट डॉर्फ में ग्रेविटी जो है वो इकट्ठा कर देती है ऑब्जेक्ट को, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो आउटवर्ड फोर्स लगाकर उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सो ये था इस व्हाइट डॉर्फ का एक छोटा सा जायजा। डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन स्टार्स ये क्या होते हैं? न्यूट्रॉन स्टार से पहले मैं आपको न्यूट्रॉन के बारे में एक थोड़ा सा तारुफ कराऊं। ये बड़े मशहूर एक साइंटिस्ट होते, उनका नाम था इनका नाम था जेम्स चैडविक नाम था इनका। इन्होंने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया था, लेकिन बाद में जब न्यूट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट हुए पता चला कि न्यूट्रॉन खुद ना ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। खुद न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। यानी प्रोटॉन जिसका मास होता है हमारे पास 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 kg, और इलेक्ट्रॉन जिसका मास होता है 9.31 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg। यानी इसका मास हमारे पास 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg, इसका मास है हमारे पास 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 kg, इसका मास हमारे पास है 1.675 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 kg। एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से 1839 टाइम्स छोटा होता है और इससे 1836 टाइम्स छोटा होता है। ये दो मिलकर ना एक न्यूट्रॉन बनाते हैं, यही न्यूट्रॉन बैलेंस होता है। अब आते हैं हम इस चक्कर पे कि न्यूट्रॉन स्टार्स कैसे बनते हैं। यहां मैंने कहा था कि स्टार जिनका आमतौर पे जिनका रेमनेंट यानी जो बकाया होता है, जो बचा हुआ माल होता है, वो हमारे पास लो से इंटरमीडिएट मैस में होता है। जैसे हमारे सूरज लो था, बहुत सारे और मैसेज हैं जो इंटरमीडिएट में भी पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार बड़े बड़े स्टार्स में होता है। बड़े स्टार्स कौन से होते हैं? जैसे इस हमारी इस गैलेक्सी का बहुत बड़ा स्टार UY स्कूटी, यह हमारे सूरज से इसका जो रेडियस है वो 1700 टाइम्स बड़ा है। नीली 2.5 बिलियन इसका डायमीटर है, अगर देखा जाए 2.5 बिलियन किलोमीटर इसका डायमीटर है। सो UY स्कूटी हो गया, ये बड़े बड़े स्टार्स। फिर इसी तरह कैनस मजारस हो गया, इसी एंथरास हो गया, फिर बीटल जूस हो गया। ये बड़े बड़े जो स्टार्स हैं इनमें ये इनका जो हमारे पास एंड होता है वो न्यूट्रॉन स्टार्स में जाकर होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स में क्या होता है, ये बहुत हैवी मैस है, इसमें से ये जब अंदर पुश करता है तो ये इतना ज्यादा स्क्वीज होता है, ग्रेविटी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि आपके जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे ये आपस में मिलकर ना दोबारा न्यूट्रॉन बना लेते हैं। इसी वजह से इसका नाम न्यूट्रॉन स्टार्स रखा गया। ये दोबारा न्यूट्रॉन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। सो ये इतना स्क्वीज कर लेते हैं, फिर न्यूट्रॉन इसमें एक वो लगाता है जो बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाता है, जिसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता है इसकी ग्रेविटी को। तो पॉल एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल था, पॉली एक्सक्लूजन में जो प्रिंसिपल था उसके मुताबिक वो क्या करता है, वो इस पे जो ग्रेविटी इस पे फोर्स लगाती है कि इसको इतनी डेंसिटी इनकी हाई हो जाती है कि आप अंदाजा लगाएं कि उनका अगर एक स्पून ले लिया जाए यानी उनके मैटर का, वो भी आप समझ लें कि हमारी जमीन से भी शायद बहुत बड़ा हो मैस, यानी इतना ज्यादा मैस होगा, यू कैन नॉट इवन लिफ्ट इट अप, आप उसे उठा भी नहीं सकेंगे एक स्पून जितना। क्यों? डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है उनकी। तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार्स का थोड़ा सा जायजा है। सो हम कह सकते हैं कि हाई मैटर जो है वो मैस उसमें के रेमिनेंट्स यूज होते हैं। मजीद ये कह सकते हैं कि ये तकरीबन कम से कम हमारी जमीन से हमारे सूरज से 1.5 टाइम्स ग्रेटर होते हैं, ग्रेटर देन आवर सन, हमारे सूरज से, ठीक है, कम से कम। जो इसकी एक और सबसे बड़ी बात ये कि ये ओनली 20 किलोमीटर इनका डायमीटर होता है, 20 किलोमीटर डायमीटर रखते हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं, हमारे सूरज से भी बड़ा
और डायमीटर कितना है, सिर्फ 20, ये 20 किलोमीटर का डायमीटर है। यानी आप देखें कि ग्रेविटी ने इसको कितना स्क्वीज कर दिया है। हमारे सूरज ही को अगर स्क्वीज करके जमीन के बराबर बना दिया जाए तो ये बहुत नामुमकिन चीज दिखाई देती है, लेकिन ये हमारे सूरज से बड़ा और सिर्फ 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कितना हुआ, जैसे अगर फर्ज करें मैं अगर यहाँ ब्लू एरिया में बैठा हूं इस्लामाबाद में, तो ये बहुत हुआ तो 12 को तक, ये 12 को से थोड़ा सा आगे चले जाएं यहां तक, ये 20 किलोमीटर उसको स्क्वीज करता है सिर्फ। और जबकि मास के लिहाज से ये बहुत हैवी होता है हमारे पास। तो अगर मास बहुत हैवी हो और वॉल्यूम बहुत कम हो, आप देखें डेंसिटी किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। अगर वॉल्यूम बहुत ग्रेटर हो, सॉरी स्मॉलर हो, और मास बहुत ग्रेटर हो, तो फिर डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, यानी मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। आप अंदाजा लगाएं सिर्फ 1 मीटर क्यूब में, सिर्फ 1 मीटर क्यूब में इसका मास जो है वो 10 पावर 17 केजी होता है। 10 पावर 17 केजी का मतलब हुआ 100 क्विंटिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको देख लीजिएगा, 100 क्विंटिलियन या नियरली 10 लाख खरब, उर्दू में ये बताया 10 लाख खरब, यानी 1 मीटर क्यूब में इतना ज्यादा मास होता है। सो इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए इसकी ग्रेविटी भी बहुत हाई होती है। क्योंकि ग्रेविटी का एक लॉ हमने पढ़ा था, अगर याद हो, कि F इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। जितना रेडियस छोटा होगा और मास बड़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी। मतलब जी का फार्मूला देखते हैं, जी m ओवर r स्क्वायर, ये एक बेसिक फार्मूला है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मास कितना है ये देख लें, 10 पावर 17 फर्ज करो पर मीटर क्यूब है, तो आप देखें कि कितनी इसकी जो है ना जी की वैल्यू हमारे पास बन सकती है। यहां लिख लें और मीटर क्यूब यहां डाल दें, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 डालें, आपको समझ आएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है। इमेजिन करें कोई बॉडी अगर उसके ऊपर रख दी जाए, तो वो ग्रेविटी उसको प्रेस करके उसको सही फ्लैट करके उसको चिकनाचूर कर देगी, यानी इट्स टू मच हाई। ये था हमारा न्यूट्रॉन स्टार्स। एक बात स्टूडेंट्स बताता जाऊं, अभी कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स हमारे पास आए हैं जिनको हॉट न्यूट्रॉन स्टार्स कहा जाता है, और इनके टेम्परेचर सेवरल मिलियंस डिग्री सेल्सियस है, यानी करोड़ों में डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर है। यानी आप टेम्परेचर के हिसाब से भी इनको बहुत ज्यादा पाएंगे। अपने टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। आप लोगों ने मैटर की स्टेट्स पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा तक पढ़ी थी, और आप सुन के हैरान हो गए 5वीं स्टेट जो है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है। इसके बाद 6ठी भी है फर्मियोनिक कंडेंसेशन, और 7वीं भी है क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा। ये 7 स्टेट्स हैं हमारे पास मैटर की, जिनमें 5वीं स्टेट आज आप पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या होती है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स टॉपिक है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। एक बड़े मशहूर इंडियन के साइंटिस्ट होते थे, गालिबन इनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, उन्हीं के नाम से ये बोस बना था। उन्होंने अपना एक रिसर्च आर्टिकल एक इस स्टेट के बारे में जो है वो किया था, लेटर भेजा था आइंस्टाइन साहब को। में मिलकर एक रिसर्च जो है वो पब्लिश की थी कि अगर कुछ पार्टिकल्स है उनको इतना ठंडा, यानी उनमें से इतनी हीट रिमूव कर दें कि उसको नियरली एब्सोल्यूट जीरो पे लेके आ जाए, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, विच इज -273.15 केल्विन बनता है, वहां तक अगर हम डाउन कर दें, सो हम इजीली मतलब क्या कहते हैं कि इनको एक ऐसी स्टेट में ला सकते हैं जो स्टेट हमारे पास बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होगी, ये 5वीं स्टेट हमारे पास बन जाएगी। हाँ, टेम्परेचर इनका एब्सोल्यूट जीरो होता है। एट लो टेम्परेचर इसके जो बोसॉन्स होते हैं वो कंडेंसेट हो जाते हैं। बोसॉन्स जिनमें आपने W बोसॉन्स, Z बोसॉन्स, फोटॉन्स, इनके बारे में आपने पिछली क्लास जो फर्स्ट ईयर है उसमें भी पढ़ा था, वो कंडेंसेट होके एक ही पार्टिकल बनाते हैं। आप ये समझ लें कि ये यूं है कि फर्ज करें मैं एक क्लास है, मैं क्लास में 15 स्टूडेंट्स, हर एक को कहता हूं भाई तुम भी गाओ, तुम कौमी तराना गाओ, तुम जो है ये देश हमारा है ये गाना शुरू कर दो,
हाँ भाई, आप कोई शादी का गाना गाना शुरू कर दो, आप कुछ और गाना शुरू कर दो, हर एक को। और बाद में मैं ऐसा काम करता हूँ 15 से, अगर 15 है, मुझे याद नहीं मैंने कितने बोले थे, अगर 15 है फर्ज करो, 15 के 15 को मैं कह देता हूँ कि जी भाई आप इकट्ठा होकर मिलके एक गाना गाएं और मिलके एक रक्स करना शुरू कर दें। सो दे विल कंबाइन विद ईच अदर, एक ही जैसी आवाज प्रोड्यूस होगी, एक ही जैसा वो रक्स करेंगे, तो वो एक ही ग्रुप बन जाएगा हमारे पास। ऐसा ही इसमें होता है कि आप जब इतनी एनर्जी रिमूव कर देते हैं किसी भी मैटर में से, किसी भी पार्टिकल में से, तो वो तमाम पार्टिकल मिलकर एक एटम बन जाते हैं, एक ही चीज बन जाते हैं, तो वो एक ही जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, यानी उसमें फिर अलग बिहेवियर नहीं होता किसी भी चीज का। बहरहाल इसके बारे में आगे जो ग्रेजुएशन में भी बड़ी तफसीलन जो है इसके बारे में बड़ा अच्छा दिया हुआ है। इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये सुपर फ्लूइडिटी बनाते हैं। पिछले साल मैंने ये टॉपिक जो है डिस्कस किया था, सुपर फ्लूइडिटी थे, आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में बड़ा जबरदस्त मौजूद है। उसमें मैंने पूरा आपको ये क्वांटम मेथड से भी इसका बताया था। आमतौर पे हीलियम 42 को आप सुपर फ्लूइड बना सकते हैं। क्या होता है यह भी मैं आपको थोड़ी देर तक डिस्कस करता हूं। और आप सुपर कंडक्टर भी बना सकते हैं। सुपर कंडक्टर होता है विदाउट रेजिस्टेंस, अगर करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाए, सो ये बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, इसी में से निकालते हैं, वो है सुपर फ्लूइडिटी। डियर स्टूडेंट्स, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में जो एक चीज मैं बता रहा था, सुपर फ्लूइडिटी, जब आप किसी भी मैटर को, खास तौर पे कुछ मैटर जैसे हीलियम वगैरह हो गए, क्योंकि इन पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो अगर आप उनको एब्सोल्यूट जीरो पे लेकर आ जाएं तो उनके अंदर विस्कोसिटी खत्म हो जाती है, जीरो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? आपके पास एक लेयर जब दूसरे लेयर के साथ रेजिस्टेंस खाती है ना, तो वो जितनी रेजिस्टेंस खाती है उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। तो उनके अंदर रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। दे कैन फ्लो एनीवेयर, वो आराम से फ्लो कर सकते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, बगैर किसी एनर्जी के वो एक दूसरे के साथ स्लिपरी होते हैं, आराम से निकल जाते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, कोई फ्रिक्शन नहीं होती। कैन पास थ्रू स्मॉल स्पेसेस, छोटे छोटे स्पेसेस में से वो गुजर जाते हैं। और एबिलिटी टू फॉर्म वोर्टिसेस, और वोर्टिसेस यानी भंवर बना लेते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन में किसी जगह पर आराम से भंवर बनाते हैं। बिकॉज दे कैन मूव एनीवेयर, वो किसी जगह पे भी मूव कर सकते हैं, वो सर्कुलर मूव करते हैं, वो किसी भी जगह पर, यानी उनके लिए ऐसा नहीं होता कि उनकी एनर्जी जाया हो जाए किसी के साथ रेजिस्टेंस खा के, बिकॉज दे डोंट हैव रेजिस्टेंस। तो इनको सुपर फ्लूइडिटी कहा जाता है। वैसे मैंने सुपर फ्लूइडिटी के बारे में एक बहुत ही बड़ा लेक्चर है, काफी 20-25-30 मिनट का, वो लाजमी आप अगर आप देखना चाहें तो लाजमी देखिएगा, उसमें बड़ी तफसील से पढ़ाया हुआ है। डियर स्टूडेंट, सुपर कंडक्टिविटी, एक अपनी स्कूल मैट्रिक में और इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में भी ये बात पढ़ी कि हमारे पास V इज इक्वल टू IR, ओहम्स लॉ पढ़ा था आपने यहाँ, यानी रेजिस्टेंस का गहरा ताल्लुक होता है V बाय I। ये आप देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का गहरा ताल्लुक इससे होता है। और इसी तरह करंट का गहरा ताल्लुक होता है V ओवर R के, करंट का ताल्लुक होता है V ओवर R के। यस, ये हमारे पास है। फर्ज करें हम रेजिस्टेंस को कम करना शुरू करें, यानी वो वोल्टेज को हम जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, किसी भी वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को कम करें किसी अप्लायंसेस में से। फर्ज करें ये हमारे पास एक बैटरी है और ये हमारे पास एक जो है वो कंडक्टर दिया जिसमें से हमने करंट को गुजारना है। ये बैटरी है, चलिए बैटरी का साइन डालते हैं, ये बैटरी है हमारे पास, ये करंट को इसमें से गुजार रही है। हम इसकी रेजिस्टेंस को डाउन करें किसी तरीके से, जैसे टेम्परेचर डाउन करके करें। आमतौर पर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से उल्टा हो जाता है, बल्कि कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो बहरहाल आप इसके टेम्परेचर को डाउन करें, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के डाउन होने से इनके अंदर जो एटम्स की कोलिजन है वो स्लो डाउन हो जाएगी और आराम से आपके चार्जेस इसमें से फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, यानी मुश्किल नहीं होगी, यानी करंट तेज हो जाएगा। ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है, बाय कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट, इनवर्सली रिलेटेड है। रेजिस्टेंस कम करने से करंट इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस कम कैसे करें? इसको जब ठंडा कर लें और टेम्परेचर डाउन करें और रेजिस्टेंस कम होगी और करंट बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम करते रहे, कम करते रहे, एक सर्टेन वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर की, जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी, यानी यही रेजिस्टेंस आपके पास जीरो हो जाएगी, तो करंट इनफिनिट सिमली आपका चलना शुरू हो जाएगा। जब जीरो से कोई चीज डिवाइड हो तो इनफिनिट,
यानी आपका करंट यानी चार्जेस का फ्लो तेज होना शुरू हो गया, यानी इसका मतलब हुआ चार्जेस बड़े आराम से पूरे उसमें से गुजर रहे हैं आपके पास बगैर किसी एनर्जी लॉसेस के। ऐसी प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। आमतौर पे सुपर कंडक्टिविटी अचीव करना इतना आसान काम नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि आपको वो एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है जब रेजिस्टेंस उसकी जीरो हो जाए। वो टेम्परेचर इतना डाउन होता है, इतना डाउन होता है, जैसे मरकरी मेरे ख्याल में 4 केल्विन पे, जो कि 4 केल्विन को अगर करो -269 डिग्री सेल्सियस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 4 या 5 था, -269 डिग्री सेल्सियस, जो कि अचीव करना मुश्किल है, तो उस पे वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा मरकरी। सो आमतौर पे ऐसे, लेकिन बहरहाल उसके बाद बहुत सारे ऐसे मटेरियल बनाए गए जो सुपर कंडक्टर बन सकते थे, और वो हमारे पास मौजूद भी हैं और उनसे हम बड़े काम भी ले रहे हैं, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। स्टूडेंट, सुपर कंडक्टिविटी, सबसे पहले एक डच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हाइक कैमरलिंग वनस। इन 1911 इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना दिया था, और लो टेम्परेचर पर जहां रेजिस्टेंस नियरली जीरो, तो उस पे कोई भी मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर बन सकता है, यानी जहां रेजिस्टेंस जीरो दे देंगे, टेम्परेचर को डाउन करते जाए। जैसे मैंने बताया था कि मरकरी Hg वो 4.2 केल्विन पे जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, मरकरी 4.2 पे बन जाता है हमारे पास, तो विच इज वेरी स्मॉल। ये अब इतना टेम्परेचर अचीव करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। आमतौर पे अगर क्वांटम लिहाज से पढ़ा जाए, तो मैंने अभी आपको जब ये पढ़ाया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, मैंने कहा था कि जब टेम्परेचर डाउन हो जाए तो सारी एंटिटीज इकट्ठे हो जाती हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स दो मिलकर एक पेयर बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक स्टेट बन जाते हैं, वो फिर आपके वो फ्लो करते रहते हैं और स्कैटर नहीं होते। आमतौर पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ मिल टकरा के स्कैटर होता है, यहाँ स्कैटरिंग नहीं, कोई आपको एनर्जी लॉसेस नहीं होते, एनर्जी लॉसेस नहीं है, फिर इकट्ठे इकट्ठे सब एक दूसरे के भाई बहन हो गए और दे विल मूव। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पन्ना के पन्ना वो इकट्ठा करके कहूं जी कि आप लोगों ने जो है यहाँ भंगड़ा डालना है या कोई अभी आपने ऐसा काम करना है कि खटक डांस करना है कोई ऐसा, तो वो सब एक ही एंटिटीज बन जाएंगी सारी की सारी, जो हमें पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। एनर्जी लॉस नहीं होता। बहरहाल 1988 में 1988 में एक जो सेरेमिक था जिसमें थैलियम, कैल्शियम, बेरियम, कॉपर और ऑक्सीजन को मिलाकर एक बनाया गया था, वो 125 डिग्री केल्विन पे, डिग्री नहीं कहेंगे, 125 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन गया था। बहरहाल अभी जो नया अचीव हुआ है 250 केल्विन पे एक सुपर कंडक्टर बनाया जा चुका है। तो सुपर कंडक्टर में एक चीज हमने पढ़ी, मैं ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करो ये हमारी कंडक्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी का साइन है, रेजिस्टिविटी जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और ये हमारे पास टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है। ये हमारे पास ओहम मीटर में होती है, ओहम मीटर में, याद रखना। फर्ज करो इस जगह पर हमारा एक कोई भी स्टेट मौजूद है, यानी उसका टेम्परेचर इतना है और उसकी रेजिस्टिविटी अच्छी खासी है। हम उसका टेम्परेचर डाउन करना शुरू कर दें, डाउन करना शुरू कर दें, डाउन करना शुरू कर दें, और एक टेम्परेचर हमें अचीव हो जाए, ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, और वो टेम्परेचर, इसका नाम रखते हैं टी के, यानी ये वो टेम्परेचर है जिसपे उसकी रेजिस्टिविटी क्या आ गई, हमारे पास जीरो आ चुकी है। यानी अब आपके उसके अंदर जो चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, दे कैन फ्लो विदाउट एनी रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस के बगैर फ्लो कर सकते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को टी के क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। क्या कहते होते हैं? एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे मरकरी 4.2 पे क्रिटिकल टेम्परेचर था उसका, इस पे ये सुपर कंडक्टर बन गया। जैसे ये इनका जो सेरेमिक था ये किस पे 125 केल्विन पे बना, इसी तरह 250 केल्विन पे बना। ये सब क्रिटिकल टेम्परेचर है हमारे पास जिन पे हमारे पास सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा जायजा। अब मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन के हवाले से डिस्कस करूंगा। जगह मेरे पास बची नहीं है वैसे बताने के लिए, जनरली मैं आपको उनकी एप्लीकेशंस वैसे ही बता देता हूं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जब कोई चीज सुपर कंडक्टर बनती है ना, ये सुपर कंडक्टर हमारा बन गया, अब इसमें से करंट गुजरना शुरू हो गया और करंट अपनी मैक्सिमम लेवल पे जा रहा है, यानी जितना वो हाई जा सकता है, बिकॉज इट हैज नो रेजिस्टेंस, करंट बहुत ज्यादा हाई है।
तो हमने अगर याद हो एम्पियर सर्कुलर लॉ में पढ़ा था कि जो करंट होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट, यानी आपके करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। तो चूंकि इतना ज्यादा करंट हमारा गुजर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होती है। इवन मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है आप लोगों ने पढ़ी थी, टेस्ला पढ़ी थी, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी होती है, गॉस भी होती है, बहुत सारी यूनिट्स हैं इसकी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई हो जाए, और ये आमतौर पे 32 टेस्ला तक पहुंच जाती है, 32 टेस्ला तक पहुंच जाती है। टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, गॉस में डिफरेंट हो जाएगी, वो गॉस का डिफरेंट है। तो ये हमारे पास जब पहुंच जाए, ये अच्छी खासी हाई मैग्नेटिज्म इसमें प्रोड्यूस होगी। इसको हम बहुत सारे कामों में ला सकते हैं। जैसे आपने एमआरआई का नाम सुना हुआ है। एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या होती है कि जब आप बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आए थे, मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट हुआ करता था, वो बेचारा मेरे सामने वो गिर गया और उसके स्कल लगा और उसका वो बेहोश हो गया। तो जब मैं उसको उठा के ले गया तो उसकी सबसे पहले हमने एमआरआई करवाई। सो एमआरआई हाईली क्रिटिकल फॉर्म में कराई जाती है। देखा जाता है कि अंदर के सेल्स किस तरह काम करते हैं। उस एमआरआई में क्या होता है कि जो एमआरआई की जो मशीन होती है वो सुपर कंडक्टर्स पे डिजाइन की गई होती है, और उससे हाई मैग्नेटिक जो आपकी रेज पैदा होती हैं वो आपके ब्रेन में दाखिल करके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की मूवमेंट है उनको स्टडी करके लोअर माइक्रो लेवल पे स्टडी किया जाता है। एमआरआई होगी। इसका बुलेट ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन का मेथड होता है, उस पे बुलेट ट्रेन बनाई जाती है, जो कि बुलेट ट्रेन ऐसी होती है जो कि पटरी के साथ टच नहीं होती, वो बिल्कुल ऊपर ऊपर ही से होती जाती है, क्योंकि अगर वो पटरी के साथ यानी उस ट्रैक के साथ टच होंगी तो उनको फ्रिक्शन लगेगी और फ्रिक्शन से उनकी स्पीड डाउन हो जाएगी, और ऊपर से ही हवा में ही उड़ती भी जाती है, क्योंकि उनके एक खास किस्म की एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस की होती है, वो नीचे उसके साथ लग ही नहीं सकती, अपोजिट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस की गई होती है। इस तरह कंप्यूटर चिप्स बहुत सारी ऐसी हैं जो उनमें लग रही होती हैं। तो बहुत सारे काम हैं। अब आने वाले दौर में जैसे 250 केल्विन तक बात चली गई है, उम्मीद है ये मजीद जब एक आम लेवल पे आएगी तो याद रखें कितने एनर्जी लॉसेस से आप बच जाएंगे और कितने कितने काम उससे ले सकेंगे। सो थैंक यू। ये जो हमारे महान इंसान थे 1911 में जिन्होंने ये डच साइंटिस्ट थे हॉलैंड के, इन्होंने ये चीज निकाली जिससे हमें बहुत सारे इसरार रमूज जानने में मदद मिली, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इससे बेहतर सारा कुछ आएगा। आप एक व्यू कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारी चीजें आज पढ़ा दी और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। न्यूमेरिकल्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। कीप sharing these videos to your colleagues. If you are teachers, keep sharing this with your students and keep subscribing. In fact, let them know to subscribe this channel. Assalamu alaikum.